अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। असल में ये एक ऐसा टॉपिक है कि जहाँ से आपका क्रिमिनल ट्रायल कमेंस होता है। इससे पहले हमने जितने भी प्रोविजंस पढ़े, इन्वेस्टिगेशन पढ़ा, कॉग्निजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट पढ़ा, वहाँ पर ट्रायल कमेंस नहीं हो रहा था। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का मतलब क्या है? फर्दे जुर्म आयद करना। फर्दे जुर्म आयद करना। अब 221 सीआरपीसी को जब हम देखेंगे तो वहाँ पर हमें पूरा का पूरा एक तरीक़ेकार बताएगा कि चार्ज किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज। अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज, क्या चार्ज अगर अटर हो जाए तो क्या उसका कोई इफ़ेक्ट है या नहीं है, मतलब उसको अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और जो एरर्स हैं, अगर मिसाल के तौर पे चार्ज के अंदर कोई मटेरियल एरर आ जाए, कोई गलती वगैरह हो जाए, तो उसका क्या अफेक्ट पड़ता है चार्ज पर। फिर इसके बाद हम जो है जॉइंडर ऑफ चार्ज पढ़ेंगे कि क्या एक ही चार्ज के अंदर डिफरेंट हेड ऑफ चार्ज कंबाइन हो सकते हैं या नहीं। जब हमने डेफिनेशन क्लासेस पढ़ी तो डेफिनेशन क्लासेस के अंदर हमें चार्ज की डेफिनेशन मिली कि चार्ज की क्या पर्टिकुलर डेफिनेशन है, लेकिन आज हम जो है चार्ज के चैप्टर को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अपनी बुक्स वगैरह ओपन कर लें। 221 सीआरपीसी जब आप ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या? चार्ज टू बी स्टेट ऑफेंस। 221 के अंदर क्या है? चार्ज टू स्टेट ऑफेंस। चार्ज टू स्टेट ऑफेंस, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि चार्ज का ऑब्जेक्ट क्या है। चार्ज का ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ चार्ज। ऑब्जेक्ट ने हमें कुछ यूँ कहा कि इट इज़ एन प्रिसाइज इंफॉर्मेशन टू प्रोवाइड प्रिसाइज इंफॉर्मेशन टू अक्यूज्ड को प्रिसाइजली इन्फॉर्म करना कि उसने किस किस्म का ऑफेंस किया है और ऑफेंस के मतलब क्या हैं, ये सारी की सारी तफसील बताना उसको ऑफेंस के बारे में। चार्ज उस पर फ़र्द जुर्म आयद करना, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? प्रिसाइजली उसको बता देना। उसके बाद अगर हम आए कि व्हाट इज़ इन चार्ज, फाइनल एक्यूजेशन विच हैज़ टू बी प्रूव्ड बाय प्रोसिक्यूशन। चार्ज है क्या आखिर? फाइनल एक्यूजेशन which has to be proved by prosecution। ये वो डेफिनेशंस हैं जो आपको बैरक के अंदर, बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये केस लॉस की मदद से हम सर्च आउट करते हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, फर्दर फिर उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद फिर आ जाएगा हमारा जो आज का टॉपिक है 221, जो हमें बताता है सबसे पहले एसेंशियल्स ऑफ चार्ज। अच्छा, अब ये चार्ज किस तरीके से फ्रेम होगा, चार्ज के कंटेंट्स क्या होंगे और चार्ज दिखने में कैसा है। जब तक आप प्रैक्टिस के अंदर नहीं उतरेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट नहीं करेंगे क्रिमिनल की, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे चार्ज के बने हुए एक जो है ड्राफ्ट्स मिल जाएंगे। अगर किसी के पास नहीं है तो वो अगर मुझे बताए तो मैं उसको ये भी सिखा दूंगा कि चार्ज किस तरीके से ड्राफ्ट होता है। ठीक है, चार्ज ड्राफ्ट करता कौन है? मजिस्ट्रेट करता है। ठीक है, अब एसेंशियल्स ऑफ चार्ज को अगर हम देखें, सबसे पहला एसेंशियल है चार्ज टू बी स्टेटेड एन ऑफेंस, यही जो हमने 221 में पढ़ा। और फिर उसके बाद आ जाएगा स्पेसिफाइड नेम एंड ऑफेंस, एक्सप्लेनेशन, इम्प्लाइड लैंग्वेज ऑफ चार्ज, फिर पर्टिकुलर टाइम, प्लेस ऑफ पर्सन। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा मैनर ऑफ ऑफेंस कमिटेड, जो 223 के अंदर प्रोवाइडेड है। फिर वर्ड्स ऑफ लॉ। वर्ड्स ऑफ लॉ ये आगे चल के पढ़ाता हूँ आपको कि जो लॉ के अंदर पर्टिकुलर डेफिनेशन है उसका क्या मतलब है। जैसे मैंने आपको एक बताया था कि एक जो हमारे पास कानून है उसकी कई जो है मीनिंग्स निकल आती हैं।
ठीक है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एरर, एरर का क्या इफेक्ट है, अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज फिर पढ़ेंगे हम। अब सबसे पहले आप आ जाएं फर्स्ट, हमारे पास दो जो है ना, एक तो आ जाता है कि अगर तो अक्यूज प्लीड गिल्टी करे, अक्यूज प्लीड्स नॉट गिल्टी। अगर अक्यूज क्या करता है, अक्यूज जो है प्लीड्स नॉट गिल्टी करे तो फिर उसका ट्रायल का आगाज़ हो जाएगा आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर वो क्या करता है, अगर वो प्लीड्स गिल्टी करे, अगर वो क्या करे, प्लीड्स गिल्टी करे, फिर क्या होगा, फिर उसको 243 सीआरपीसी के तहत उसको कन्विक्शन हो जाएगी। उसके बाद सेक्शन नंबर जो हमारे पास 221 है, एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शल स्टेट द ऑफेंस। वर्ड क्या यहां पर यूज है, शल स्टेट द ऑफेंस। शल स्टेट द ऑफेंस मतलब वो इस ऑफेंस को स्टेट करेंगे, मतलब ऑफेंस बताएंगे कि आपने किस जुर्म में आप जो है यहाँ पर आए हैं, मतलब किस जुर्म की वजह से आपको यहाँ पर लाया गया है। फिर उसके बाद स्पेसिफिक नेम ऑफ ऑफेंस, सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन क्या दी जाएगी, सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन। सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है, जो उसने ऑफेंस किया है उसके बारे में थोड़ी बहुत तफसील, इतनी तफसील जो उस शख्स को पता चल सके ये ऑफेंस क्या है आखिर। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि शजा, अगर मैं कहूँ शजा दमीगा, ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि जरा, तो ये लॉ के स्टूडेंट को तो पता है, क्या ये अक्यूज़ को पता होगा, बिल्कुल नहीं पता होगा। अब अक्यूज़ को बताएगा कौन, अक्यूज़ को मजिस्ट्रेट पढ़ के बताएगा कि ये ऑफेंस आपने किया है और इस ऑफेंस की डिस्क्रिप्शन क्या है। उसके बाद द लॉ और स्पेसिफिक, द लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ। उसके बाद थर्ड पे अगर हम आए तो हाउ स्टेटेड वेयर ऑफेंस हैज़ नो स्पेसिफिक नेम, वेयर ऑफेंस हैज़ नो स्पेसिफिक नेम। अगर तो पीपीसी का कोई ऐसा ऑफेंस है जिसका स्पेसिफिक कोई नेम ही नहीं है, जैसे कि हमारे पास कत्ल है, डकैती है और जो है मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी है, और कोई अगर ऐसी नेचर ऑफेंस किया जाती है जिसका स्पेसिफिक नेम ही नहीं है, तो उसको नेचर बताई जाएगी कि ये किस नोयत का ऑफेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, फोर्थली आएगा आपका द लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ, द लॉ एंड सेक्शन ऑफ लॉ। अभी किस तरीके से उसको स्टेट किया जाता है कि मैं मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल, दर्जा दोम या दर्जा सोम आपको एज एन अक्यूज्ड चार्ज पढ़ के सुना रहा हूँ, चार्ज पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह करे कि हम भी मजिस्ट्रेट लग जाएं, तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसको पढ़ के सुनाएगा कि आपको सेक्शन 337 ADF पाकिस्तान पेनल कोड के तहत शज्जाए खफीफ़ा है या शज्जाए दमीगा है या फिर जो भी हर्ट की काइंड है, वो उसके तहत आपको इतने साल की सज़ा सुनाई जा रही है, आपके ऊपर ये ऑफेंसेस जुर्म जो है आयद हो चुके हैं। आ रही बात समझ में, तो ये उसको पढ़ के सुनाया जाएगा। उसके बाद क्या है, लैंग्वेज ऑफ द चार्ज, व्हेन इम्प्लाइड इन चार्ज, इम्प्लाइड इन चार्ज किस तरीके से होगा, और उसके बाद है लैंग्वेज ऑफ द चार्ज, लैंग्वेज ऑफ चार्ज किस तरीके से। जाहिर सी बात है, अगर सिंध में आप बैठे हैं तो सिंधी में हो सकता है, पंजाब में आप बैठे हैं तो पंजाबी में हो सकता है, केपीके में है तो केपीके के अंदर पश्तो में हो सकता है, और इंग्लिश तो जाहिर सी बात है कि उसको नहीं आएगी, उर्दू में भी हो सकता है, पंजाब के अंदर तकरीबन उर्दू में होता है। उसके बाद प्रीवियस कन्विक्शन व्हेन टू बी सेट आउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस कन्विक्शन व्हेन टू बी स्टेट आउट। इसका क्या मतलब है, जब आप ये प्रोविज़न पढ़ेंगे तो इसको आप मिला के पढ़ें, सेक्शन नंबर 75 पाकिस्तान पेनल कोड, जो कि क्या बताता है, इन्हेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट। इन्हेंसमेंट ऑफ पनिशमेंट क्या है, सेक्शन 75 पीपीसी को जब हमने पढ़ा तो सेक्शन 75 पीपीसी में बताता है कन्विक्शन के बारे में, जब कोई भी शख्स चैप्टर 12, चैप्टर 17 पाकिस्तान पेनल कोड ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट और ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी में ऑलरेडी कन्विक्टेड हो, तो अगर वही जुर्म वो दोबारा करेगा, 3 साल से ज़्यादा होगी, तो उसकी सज़ा को बढ़ा दिया जाएगा। कितने साल याद रखना है,
मोर देन 3 ईयर्स। अगर आप पीपीसी को पढ़ेंगे सीआरपीसी के साथ मिला के तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ये मैं लास्ट टाइम भी आपको समझा चुका हूँ कि थोड़ा सा टाइम दें स्टडी को, लेकिन वही बात है कि और भी गम है ज़माने में पढ़ाई के सिवा। ठीक है, मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है सिर्फ और सिर्फ ये लेक्चर, सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास के अलावा आप कोई सेल्फ स्टडी नहीं करते, तो उसका खामियाजा आपको आगे चल के शायद भुगतना पड़ जाए। अच्छा, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट केस लॉ लिखें आप, सेक्शन 2003 PCRLJ पेज नंबर 1278। ये केस लॉ में क्या बताता है? ये इफेक्ट बताता है चार्ज वाज नॉट फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू 2 to 1। अगर तो चार्ज फ्रेम ना हुआ हो, इफ चार्ज वाज नॉट फ्रेम्ड अकॉर्डिंग 2 to 1 CRPC, सेक्शन 2 to 1 CRPC के तहत अगर चार्ज फ्रेम ना हुआ तो उसका क्या इफेक्ट होगा? इट वुड बी रिमांडेड। तो उसको फिर क्या कर दिया जाएगा? उस केस को रिमांड कर दिया जाएगा, मतलब कि सेंड बैक, फिर दोबारा से उसका चार्ज होगा, उसका चार्ज फ्रेम दोबारा होगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज उसका दोबारा होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे क्या बताता है हमें? सेक्शन 222 को जब हमने ओपन किया, पर्टिकुलर्स एज टू टाइम प्लेस एंड पर्सन, क्या बता रहा है? पर्टिकुलर्स एज टाइम प्लेस एंड पर्सन, किस वक्त आपने जुर्म किया, कौन सी जगह पे आपने जुर्म किया, और किस पर्सन के अगेंस्ट आपने जुर्म किया। इफ दैट ऑफेंस इज अगेन रिलेट्स टू ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। ठीक है, थेफ्ट की है, एक्सटॉर्शन की है, या फिर जो है आपने जो है किसी का मर्डर किया है या फिर किसी का रेप किया है, तो वो किस पर्सन के अगेंस्ट है वो भी उसको बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद 233 व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। अब यहाँ पर क्या है? मैनर ऑफ ऑफेंस बताया जाएगा, किस तरीके से। मिसाल के तौर पे व्हेन ऑफेंस इज नॉट क्लियर, 222 223 ने क्या कहा? व्हेन मैनर ऑफ ऑफेंस टू बी स्टेटेड मिसाल के तौर पे अगर उसको ये कहा जाए कि आप थेफ्ट के जुर्म में यहाँ पर आए हैं, थेफ्ट का आपको जो है थेफ्ट के आपके ऊपर पर्चा कटा है, ठीक है, और आपके ऊपर ये सेक्शन आपके ऊपर अलेज्ड हैं, तो उसको समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर उसको चीटिंग के केस में अंदर किया गया तो उसको पढ़ के ये भी बताया जाएगा कि चीटिंग किस किस्म की, फ्रॉडोलेंट उसने चेक बाउंस करवाया है, किस किस्म की चीटिंग की है, किसी से कोई चीज़ लेके उसके साथ धोखा दिया है, या फिर उसके साथ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की है, या कोई और नेचर है, तो उसको डिटेल में ये भी समझाया जाएगा। क्या? व्हेन मैनर ऑफ ऑफेंस टू बी स्टेटेड, मतलब कि कहाँ पर मैनर ऑफ ऑफेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी जिस ऑफेंस के अंदर, वहाँ पर ही उसको बताया जाएगा, हर ऑफेंस के अंदर उसको बताया नहीं जाएगा। उसके बाद आ जाएं आप सेक्शन नंबर अब यहाँ पर देखें इलस्ट्रेशंस मौजूद है, तो इलस्ट्रेशन के अंदर आपको मज़ीद यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 224 आ जाता है। 224 क्या कहता है, इसको ज़रा देख लेते हैं। टू 224 ने क्या कहा? वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। 224 ने क्या कहा? वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। सेंस ऑफ लॉ अंडर विच इट इज पनिशेबल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ सेक्शन 224 का कि मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था कि जो जुवेनाइल है, अब जो जुवेनाइल है, जुवेनाइल की जो हमारे पास
डेफिनेशन है वो पीपीसी के अंडर कुछ और है, और इसी के साथ साथ जुवेनाइल की डेफिनेशन हमारे पास सीआरपीसी के अंदर कुछ और है। पीपीसी के तहत जो एक पर्टिकुलर मीनिंग होती है वो कुछ और है, और किसी और सब्जेक्ट के तहत उसकी मीनिंग कुछ और हो जाती है। अब उसको पढ़ के ये बताया जाएगा कि आपको किस कानून के तहत ये सज़ा सुनाई गई। ठीक है, स्पेशल लॉ है, लोकल लॉ है, जर्नल लॉ है, उसके तहत आपको कितनी सज़ा सुनाई गई और किस कानून के तहत सुनाई गई, ये उसको बताया जाएगा। उसके बाद 225 ने क्या कहा, 225 हमें कहता है एरर्स, इफेक्ट ऑफ एरर्स। ये इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट ऑफ एरर्स। इफेक्ट ऑफ एरर्स का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे अगर तो कोई एरर आ जाए, एरर मतलब कोई गलती हो जाए कोड के ज़रिए से, कोई क्लरिकल मिस्टेक हो जाए, कोई जो है मिसाल के तौर पे चार्ज फ्रेम करना था डकैती का और चार्ज फ्रेम कर दिया गया रॉबरी का, इस किस्म का कोई एरर आ जाए तो फिर इसका क्या इफेक्ट है? जनरली एरर्स हैव नो इफेक्ट, जनरली एरर्स हैव नो इफेक्ट। नो इफेक्ट, ठीक है। बट वेयर देयर इज जनरल रूल देयर इज एन एक्सेप्शन। अब यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि जो है एरर कोई भी मिस्टेक हो सकती है, कोई क्लरिकल मिस्टेक हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ऑफेंस कोई और था उसको सज़ा कोई और सुना दी गई, इस तरीके कार का नहीं होता। जाहिर सी बात है, कोर्ट जब किसी को चार्ज फ्रेम कर रही होती है तो वो कोर्ट ऑफ लॉ है, तो वो सेंसिबल कोर्ट है और उस जो भी एक्ट परफॉर्म करेगी वो सही ही होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा इफेक्ट आ जाता है, कोई ऐसा एरर आ जाता है कि जिसके ज़रिए से जो है अक्यूज़ को समझ नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा? अक्यूज़ को समझ नहीं आ रहा। इफ़ अक्यूज़ वाज मिसलेड, क्या है? इफ़ अक्यूज्ड वाज मिसलेड, इसका क्या मतलब है? अगर अक्यूज मिसलेड हो गया, ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ एरर होगा। इफेक्ट ऑफ एरर क्या? मिसाल के तौर पे अक्यूज कहता है कि मुझे पता ही नहीं था, अगर तो ये चार्ज फ्रेम ना होता, अगर मुझे पढ़ के ना सुनाते तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे ऊपर ऐसा भी कोई फर्द जुर्म आयद है। ठीक है, और इन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ भाई आप ये तस्लीम करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आई, मैंने हाँ कर दी, मतलब उसको उस पर कन्विक्शन भी हो गई। तो फिर उससे क्या होगा? उससे फिर ये होगा कि या तो फिर उसको अमेंड किया जाएगा या फिर उसको रिमांड किया जाएगा, मतलब कि सेंड बैक किया जाएगा, फिर दोबारा से जो है चार्ज फ्रेम दोबारा होगा। फिर 226 ने क्या कहा? अच्छा, 226 की तरफ जाने से पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी लिख लें आप। वो क्या है? वो ये है कि या तो अमेंड होगा या तो रिमांड होगा। फिर 232 को इसके साथ मिला के पढ़े। किसके साथ? 232 को। 232 और 225 दोनों में कनेक्शन है एक। क्या कनेक्शन है? 232 क्या कहता है? 232 कहता है इफेक्ट ऑफ मटीरियल एरर, इफेक्ट ऑफ मटीरियल एरर। कोई मटीरियल एरर है, कोई मटीरियल एरर किस तरीके का कि मिसाल के तौर पे कोई मटीरियली कोई एरर आ गया है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? उसका ये इफेक्ट होगा कि फिर न्यू ट्रायल चलाया जाएगा। अब जो न्यू ट्रायल चलाया जाएगा वो अपील या रिवीजन जाएगी किसके पास? अपील जाएगी या फिर रिवीजन जाएगी, या तो हाई कोर्ट के पास या फिर कोर्ट ऑफ सेशन के पास। कोर्ट ऑफ सेशन के पास। वो उसको क्या करेंगे? वो न्यू ट्रायल के लिए उसको भेज देंगे। इस न्यू ट्रायल को हम सीआरपीसी के तहत डिनोवो ट्रायल भी कहते हैं, जो 350 सीआरपीसी में जब हम पहुंचेंगे तो मैं आपको इसको मज़ीद समझा सकूंगा कि ये डिनोवो ट्रायल क्या होता है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाएं आप सेक्शन नंबर 226 ओमिटेड है 227 कोर्ट में अटर चार्ज। कोर्ट कब कब अटर कर सकती है? क्या है? 227 कोर्ट में अटर चार्ज। 227 ने ये कहा कि एनी कोर्ट में अटर चार्ज, मतलब डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। कोर्ट की क्या आ गई? कोर्ट की डिस्क्रिशन आ गई कि कोर्ट जब चाहे उसको अटर कर सकती है, उसको क्या कर सकती है? उसको अल्ट्रेशन कर सकती है, अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, मे अटर द चार्ज एड टू एनी चार्ज एट एनी टाइम बिफोर जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। तो इसके लिए क्या याद रखना है? बिफोर जजमेंट, बिफोर जजमेंट, जब तक जजमेंट प्रोनाउंस नहीं होती, जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले पहले कोर्ट क्या कर सकती है? चार्ज को अटर कर सकती है, अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज हो सकता है। फिर इसके बाद क्या है? देयर इज जनरल रूल, देयर इज एन एक्सेप्शन।
वहाँ पर कुछ हमें लिमिटेशन भी बताई गई। वो लिमिटेशन क्या बताई गई कि जब भी अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज होगी तो वो क्या होगी, सब क्लास 2 के अंदर बताया गया। क्या बताया गया, कहा गया कि एवरी सच अल्ट्रेशन और एडिशन शल बी रेड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज्ड। वर्ड क्या यूज़ किया गया, शल बी रेड और एक्सप्लेन्ड टू अक्यूज को पढ़ के सुनाया जाएगा कि ये चार्ज हम अल्ट्रेशन करने जा रहे हैं, इस चार्ज को हम अमेंड करने जा रहे हैं। फिर 228 पे आ जाएं। व्हेन ट्रायल में प्रोसीड इमीडिएटली आफ्टर अल्ट्रेशन। क्या है 228 क्या कह रहा है, व्हेन ट्रायल इमीडिएटली क्या हो रहा है ट्रायल के साथ, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ, तो व्हेन ट्रायल इमीडिएटली प्रोसीड इमीडिएटली आफ्टर अल्ट्रेशन, प्रोसीड इमीडिएटली आफ्टर अल्ट्रेशन। तो वो कौन सा ऐसा ऑफेंस है कि जिसमें आप ये बताएं कि अल्ट्रेशन के फ़ौरन ही बाद ट्रायल को फ़ौरन ही स्टार्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि रेप का केस है, मर्डर का केस है, डकैती का केस है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें इमीडिएटली अल्ट्रेशन के बाद उसको इमीडिएटली क्या किया जाएगा, उसको ट्रायल को कमेंस कर दिया जाएगा। व्हेन न्यू ट्रायल मे बी डायरेक्टेड और ट्रायल सस्पेंडेड। 229 ने क्या बताया, 229 ने ये बताया कि कब कब जो है न्यू ट्रायल को डायरेक्टेड किया जाएगा या फिर उसको रोक दिया जाएगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। इफ़ द न्यू ट्रायल और अटर्ड और एडिड चार्ज इज सच डेट प्रोसीडिंग इमीडिएटली विथ द ट्रायल इज लाइकली इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट और प्रेजुडाइज द अक्यूज्ड और प्रोसिक्यूटर ऑफ अफोरसेड, द कोर्ट में आइदर डायरेक्ट और न्यू ट्रायल और एडजर्न द ट्रायल फॉर सच पीरियड एड मे बी नेसेसरी। मतलब कि अगर तो ज़रूरत नहीं है, अगर मिसाल के तौर पे थेफ्ट का चार्ज है या फिर जो है रॉबरी का है या फिर कोई भी माइनर ऑफेंस है, तो वहाँ पर अगर ज़रूरत नहीं है तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट जो है उस प्रोसीडिंग को सस्पेंड भी कर सकती है, ठीक है, सस्पेंड भी कर सकती है और डायरेक्ट कर सकती है कि आप इतने टाइम के बाद इस ट्रायल का आगाज़ करें। 230 ने फिर क्या कहा, 230 CRPC जब आप ओपन करेंगे, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग इफ प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंस इज इन अल्टर्ड चार्ज रिक्वायर प्रीवियस सैंक्शन, रिक्वायर प्रीवियस सैंक्शन। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हमने 195 से लेके 199 CRPC अगर आपको याद है तो उसके अंदर मैंने ये बताया था कि कब कब जो हमारे पास मैजिस्ट्रेट किन किन ऑफेंसेस के अंदर खुद से कॉग्निजेंस नहीं ले सकता जब तक वो जो पब्लिक सर्वेंट है वो खुद से उसको कंप्लेंट ना करे, या फिर ये मैंने सारी चीज़ आपको बताई थी। उसी तरीके कार से स्टे ऑफ प्रोसीडिंग में स्टे कब लग जाएगा, जब प्रीवियस सैंक्शन रिक्वायर्ड हो, जब क्या रिक्वायर्ड हो कि वो प्रीवियसली कन्विक्टेड था या नहीं था। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर 75 का रेफरेंस दिया कि सेक्शन 75 के तहत अगर कोई भी ऑफेंस चैप्टर 12 चैप्टर 17 के तहत कोई भी जुर्म करता है तो फिर उसको वही अगर वो सेम जुर्म दोबारा दोहराएगा तो उसकी सज़ा को बढ़ा दिया जाएगा। कह रहा है कि इफ़ द ऑफेंस स्टेटेड in a new or uttered charge, added charge, or in one or prosecution previous sanction is necessary, in the case shall not be proceeded with until the sanction is obtained। मतलब जब तक सैंक्शन का बताया नहीं जाएगा कि क्या ये शख्स प्रीवियसली कन्विक्टेड था नहीं था, तो तब तक उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा, स्टे लग जाएगी, मतलब उस प्रोसीडिंग का आगाज़ नहीं किया जाएगा। उस प्रोसीडिंग का आगाज़ तभी किया जाएगा जबकि ये बता दिया जाए कि आइदर ये शख्स प्रीवियसली कन्विक्टेड था या नहीं था, अगर तो वो था तो वो किस जुर्म के अंदर प्रीवियसली कन्विक्टेड था। उसके बाद 232 दोबारा से पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ मटेरियल एरर। कह रहा है कि इफ़ द अपीलेट कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब यहाँ पर फिर वही बात आ गई कि अपीलेट कोर्ट या हाई कोर्ट क्या करती है, वो ये देखती है कि इस कोई मटेरियल एरर आ गया है, क्या आ गया, कोई भी किसी किस्म का मटेरियल एरर आ गया है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर जो है हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगी, न्यू
ट्रायल का आगाज़ करवा सकती है, मतलब उसको डायरेक्शन देगी कि आप न्यू ट्रायल कर सकते हैं, और जो कन्विक्शन है उसको क्वैश भी करने का ऑर्डर दे सकती है। अब आपने अपील के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही सुना होगा कि ये जो अपीलेट कोर्ट्स हैं वो क्या करती हैं, सिर्फ और सिर्फ किसी को सज़ा दे सकती हैं या फिर जो उसको सज़ा मिली है उससे बरी करवा सकती हैं, लेकिन वो क्वैशमेंट ऑफ कन्विक्शन का ऑर्डर भी कर सकती हैं, मतलब कि सज़ा को ख़त्म करवाने का ऑर्डर। उसके बाद फिर जो हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है वो 231, रिकॉल ऑफ विटनेस विच चार्ज अटर्ड। रिकॉल ऑफ विटनेसेस को दोबारा बुलाया जाएगा जब चार्ज क्या हो गया, रिकॉल ऑफ विटनेसेस। रिकॉल ऑफ विटनेसेस को दोबारा बुलाया जाएगा जब क्या हुआ, व्हेन चार्ज इज अटर्ड। जब चार्ज अमेंड हुआ तो विटनेसेस को गवाहियों के लिए दोबारा बुलाया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर कोई प्रोविज़न रह गया तो मुझे काउंट करवा दें। प्रोविज़न यहाँ तक तो नहीं रहा, लेकिन इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट केस ला है, वो ज़रा आप लिख लें। कन्विक्शन क्या कह रहे हैं, कन्विक्शन ऑन डिफेक्टिव चार्ज। कन्विक्शन हो गई है किसी शख्स को, इसका इम्पोर्टेंट 1997 PCR LJ पेज 1663। ये केस ला हमें क्या बताता है, ये बताता है कन्विक्शन ऑन डिफेक्टिव चार्ज। डिफेक्टिव चार्ज है मतलब कि चार्ज के अंदर कोई मिस्टेक है, कोई एरर आ गया है तो डिफेक्टिव चार्ज हो गया, वो जाहिर सी बात है इफेक्टिव नहीं हुआ, डिफेक्टिव हुआ। डिफेक्टिव चार्ज पे अगर कन्विक्शन हो गई, चार्ज फ्रेम बाय द ट्रायल कोर्ट इन द केस डिड नॉट कंप्लाई विद द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 221 CRPC, मतलब 221 CRPC के तहत क्या हुआ, 221 CRPC के तहत चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, प्रॉपर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, विच हैड काज्ड prejudice to the accused, conviction and sentence of accused were set aside in circumstances, मतलब उस कन्विक्शन को क्या कर दिया जाएगा, सेट असाइड कर दिया जाएगा, एक तरफ कर दिया जाएगा, उसकी कोई भी किसी किस्म की अहमियत नहीं होगी। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा क्या, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज था क्या, फ़र्द जुर्म आयद करना, किसी भी शख्स के ऊपर, किसी भी मुलजिम के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद करना। अब फ़र्द जुर्म जो आयद होता है वो कब होता है, अब देखिए हम CRPC पढ़ रहे हैं, प्रोसीजर लॉ पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा प्रोसीजर जिस तरीके कार का होना चाहिए उस तरीके कार का नहीं है CRPC के अंदर। वो किस तरीके कार का होना चाहिए, मिसाल के तौर पे कि सबसे पहले हमें ये पता हो कि FIR वाला चैप्टर तो चलो ठीक है, हम कह सकते हैं कि वो एक एज पर प्रोसीजर है। अब ये जो आप 190 की कॉग्निजेंस ले रहे हैं, मैजिस्ट्रेट कब कॉग्निजेंस लेगा, ये चैप्टर पहले होना चाहिए था, लेकिन ये उसके बाद में है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज बताया जा रहा है कि चार्ज टू बी फ्रेम्ड, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का चैप्टर आया, फिर उसके बाद जो है ट्रायल का आगाज़ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक चीज़ हमेशा याद रखें कि एज पर लॉ अगर आप चलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, वो इस तरीके कार की होनी चाहिए कि पहले जो इन्वेस्टिगेशन हो, एज पर द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस जो इन्वेस्टिगेट करती है, जो रिपोर्ट सबमिट करेगी, वो रिपोर्ट जो सबमिट करेगी उस रिपोर्ट के तहत ही चार्ज फ्रेम किया जाएगा। लेकिन जो प्रैक्टिस हम देखते हैं, जो हम हमारी सोसाइटी के अंदर देखते हैं, वो क्या होता है, जो प्रैक्टिस ऑफ द कोर्ट या फिर प्रैक्टिस ऑफ पुलिस बन चुकी है, वो क्या होता है कि जो FIR के अंदर होता है वही इन्वेस्टिगेशन के बाद भी वही होता है। मतलब कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, इन्वेस्टिगेशन इज जस्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, नॉट फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन जस्ट फर्स्ट इंफॉर्मेशन इब्तदाई रिपोर्ट है, जिसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ ये पता चलेगा कि आइदर जो वो अकरेंस हुई है उसके अंदर क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी FIR के अंदर। लेकिन पुलिस की क्या प्रैक्टिस बन चुकी है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद भी जो चालान सबमिट होता है, चालान सबमिट होने के बावजूद भी जो FIR के अंदर होता है वही इन्वेस्टिगेशन के बाद उनकी रिपोर्ट के अंदर भी वही चीज़ हो रही होती है। तो कहने का मकसद क्या है कि जब आप प्रैक्टिस के अंदर आएँ तो प्रैक्टिस के अंदर आने के बाद आप थोड़ी चेंजिंग ला सकते हैं कि जज साहब जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो FIR में भी वही लिखा हुआ है, तो FIR होने के बाद पुलिस ने आकर इन्वेस्टिगेट क्या तो किया, उनकी इन्वेस्टिगेशन करने का क्या फ़ायदा हुआ, आ रही बात समझ में। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, फ़र्द जुर्म आयद करना, किसी भी अक्यूज़ पर
फ़र्द जुर्म जब आयद होता है तो उसको पढ़ के सुनाया जाता है, और चार्ज किस तरीके से फ्रेम होता है ये जब हम जो है एक प्रैक्टिस कोर्स स्टार्ट करेंगे आप लोगों के साथ, वैसे तो स्टार्टेड है लेकिन क्रिमिनल प्रैक्टिस कोर्स जब हम स्टार्ट करेंगे तो चार्ज मैं आपको जो है दिखाऊंगा भी और पढ़ के भी सुनाऊंगा कि किस तरीके कार का ये चार्ज होता है। लेकिन पर्टिकुलरली जो वर्ड्स होते हैं वो यही होते हैं कि आई बीइंग अ मजिस्ट्रेट, में मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल जो आजकल है, ठीक है, सारे के सारे पावर्स जो हैं दे दिए गए हैं किसको, मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को, सेकंड और थर्ड क्लास को नहीं दिए गए, और प्रैक्टिस के अंदर हमारे सेकंड और थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट आपको कम ही नज़र आएंगे। तो उसको ये बताया जाएगा कि भाई मैं जो मजिस्ट्रेट हूँ ये आपको आपके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद हुआ है कि आपके ऊपर ये जुर्म है, ठीक है। सेक्शन 337 ADF पाकिस्तान पेनल कोड जो कि दफ़ा है पाकिस्तान की, जिसके तहत जुर्म जो है उसकी ये सज़ा है, और उस जुर्म के मतलब ये हैं कि कोई भी शख्स अगर कहीं जाता है और किसी को डंडा मारता है, किसी को कोई चोट पहुंचाता है जिसकी वजह से उस शख्स की ज़ख्मी हालत कुछ इस कंडीशन में हो जाए, मतलब डिटेल डिस्क्रिप्शन बता रहा है उसको, सही है, तो फिर जो ऑफेंस होता है उसकी जो सज़ा होती है वो इतने साल होती है, और आपके ऊपर ये फ़र्द जुर्म आयद हुआ है, मतलब पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद ये फ़र्द जुर्म आपके ऊपर आयद हुआ है। अगर वो प्लीड गिल्टी करता है तो फिर क्या, फिर 243 के तहत उसको आ जाएगी सज़ा। अगर वो नॉट प्लीड गिल्टी करे तो फिर अगर मैजिस्ट्रेरियल ट्रायल है तो फिर वो कमेंस होगा 241 से स्टार्ट होगा 250 तक, और अगर वो कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल है 265 से स्टार्ट होगा 265K तक। अंडरस्टैंड, वो हम इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ेंगे। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।